हाँ भाई, हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ टर्म्स, जैसे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, और एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, जिसकी वजह से वो करंट नहीं बनाता। फिर मैंने आपको बताया था करंट कौन बनाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस पे हमें आज डिस्कस करना है, डेरिवेशंस भी करना है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो तो टॉपिक होगा आज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लो ये बेटा ये कंडक्टर है, here is a conductor and this conductor is connected with a battery. एक स्विच लगाना हो लगा दो भाई। ठीक है, स्विच ऑन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो होता ये है कि आपको पता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रैंडम घूम रहे होते हैं। ठीक है, और रैंडम मोशन कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी की, जो कि बहुत तेज है, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, कंडक्टर का ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। भाई बैटरी या सेल का काम ही यही है, टू सेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, जिसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, बट आपको पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, भाई कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सभी इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फोर्स लगेगा। जैसे मान लो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत स्पीड में नीचे की तरफ आ रहा था, तो इस पे फोर्स लगा, एवरी टाइम इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये यहां ना जाके हल्का सा ड्रिफ्ट कर जाता है, यहां पहुंचता है, पहुंचना यहां था, पहुंचता यहां है, तो हल्का सा शिफ्टिंग होती रहती है इनकी टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो एक बहुत कम वेलोसिटी से ये लोग ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, उसी नेट वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए? तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग थर्मल वेलोसिटी को नहीं बनाते, वही छोटी सी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। वीडी, सारे इलेक्ट्रॉन वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर ही की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे होंगे, टुवर्ड लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। वीडी 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 वीडी। ठीक है, ये सब ड्रिफ्ट कर रहे होंगे इस तरफ। क्लियर? समझ गए बेटा? चलो अब हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। इतना तो आप समझ गए हैं कि ये जो मोशन हो रहा है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। और कितना फोर्स लग रहा है? चलो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? when a potential difference developed across the ends of conductor, then electrons moving with thermal velocity
experience a force towards positive terminal, due to which they drift, जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट करते हैं towards positive terminal with very small velocity, with very small velocity, with very small velocity called drift velocity, with very स्मॉल वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो सारे के सारे ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं इस तरफ, ठीक है, बहुत छोटी सी वेलोसिटी। तो उस छोटी सी, सबकी छोटी जो वेलोसिटी है उसका जब एवरेज लिया जाता है तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ठीक है, ठीक है, एंड एवरेज ऑफ positive terminal with very small velocity and average या net and net of that small velocity called drift velocity। ठीक है, ये बोल सकते हो, ये मीनिंग हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज लिखना जरूरी है भाई, ये नेट होता है क्योंकि अभी डेरिवेशन में उसका हम यूज करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है वो भी देख लो। चलो पहले, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन इज, लिख जा यार, एक्सेलरेटेड। अगर मोशन एक्सेलरेटेड है बच्चों तो क्या आप बता सकते हो एक्सेलरेशन कितना हो? एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास होता है बेटा। फोर्स कितना लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे? फोर्स लगा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगाता है? क्यू ई होता है फॉर्मूला। अरे एफ इज इक्वल टू क्यू ई नहीं होता? क्यू के प्लेस पे बस ई लिख दो, ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम। तो ये बेटा एक्सेलरेशन इतना लग रहा होगा। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बताओ, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो v1 लिखेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में वो किस वेलोसिटी से चल रहा था? शुरुआत में वो चल रहा था थर्मल वेलोसिटी से, इसी वजह से u1 क्या है? उस इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी। v1 क्या है? फोर्स लगने के बाद जो थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज आया वो v1 है, इक्वल टू प्लस a टाउ1। टाउ1 क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। a क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है। फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो बताओ सेकेंड के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ2। बेटा ये सबके लिए सेम होगा, क्यों? एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो फिक्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, इस वजह से एक्सेलरेशन सबका सेम होगा। वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही वैलिड होता है, वेरिएबल पे तो लगा ही नहीं सकते हो इसको। चलो आगे देखो। ठीक है, इसी तरह nth इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? फॉर nth इलेक्ट्रॉन Vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या करो बेटा, एवरेज ले लो इस पूरी इक्वेशन का, टेकिंग एवरेज, क्योंकि हमें एवरेज की नीड है। एवरेज लेंगे तो इधर क्या मिलेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n। इधर सारी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज हुआ, इधर सारी इनिशियल का ले लो,
u1 u2 डॉट 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 un अपॉन n। भाई एवरेज कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो होता है। इधर इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है। एक्सेलरेशन सबका सेम है तो बेटा a रखो और रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज हो जाएगा टाउ वन टाउ टू टाउ एन बाई एन। अब देखो बेटा ये क्या है, ये सभी के फाइनल वेलोसिटी का एवरेज है, ठीक है। और बेटा यही एवरेज क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो ये हो गया वीडी के बराबर। ये क्या है? तो मैं नहीं लगता ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, सभी के थर्मल वेलोसिटी का एवरेज। और याद रखो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, तो 0 लिख दूं। इधर आओ, ए एक्सेलरेशन है, टाउ वन टाउ टू ये सबका रिलैक्सेशन टाइम है। एवरेज जब लोगे तो इसको ओनली टाउ बोल सकते हैं। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो वीडी का फॉर्मूला आ गया बेटा ए टाउ इक्वेशन स्टार, यही रिलेशन है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक, समझ गए। एक बात और याद रखना, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इसका ऑर्डर क्या होता है? ये बेटा लगभग किसी किसी बुक में 10 to the power -1 होता है, नहीं तो -4 होता है। 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम वेलोसिटी होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है जब ये इतनी कम वेलोसिटी होती है तो करंट कैसे बनाती है? बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, छोटा छोटा मिलके नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से सागर भी भर जाता है, ठीक है। माना कम होती है एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जब सब ऐड होते हैं थोड़ा थोड़ा मिलके तो पर्याप्त हो जाता है, ठीक है। एटम भी तो रहते हैं 10 to the power लगभग 28 इतने एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा भी मिलके बहुत इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिनकी वजह से करंट भी ठीक ठाक हो जाती है, ठीक। ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज डस्टर 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 डस्टर। बेटा आज जितने डेरिवेशन करा रहे हैं ना, सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिश्ता है? क्योंकि रिश्ता तो होना तय है, जैसा कि मैंने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करंट बनाती है ना। इसी वजह से आज आप करंट का रियल फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी तक तो ऊपर ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ये जो करंट का फॉर्मूला होगा ये माइक्रोस्कोपिक होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। ये लोग चल किस वेलोसिटी से रहे हैं आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडी से चल रहे हैं इस तरफ, इसकी लेंथ एल हो गई, ठीक है। शुरू करें डेरिवेशन। आर यू रेडी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वंस अगेन आई रिपीट। तो शुरुआत, कहानी की शुरुआत यहां से होती, लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम। एन को मैंने डिफाइन किया, क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या जिसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो बेटा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, चलिए, चलो मैं एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूं कैसे हम लोग करंट निकालेंगे। बेटा करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है कंडक्टर में, ठीक है। उसके बाद टाइम निकालेंगे कि सारे जितना भी चार्ज है इसके अंदर, उसको इस पूरे कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। फिर चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे, हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पहला काम है टोटल चार्ज निकालना। टोटल चार्ज इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज है कितना, दैट इज क्यू। बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद ई। तो मुझे ये पता चल जाए कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने। यूनिट वॉल्यूम में पता है स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे जैसे मैंने कहा 1 लीटर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 25 लीटर में कितने होंगे, टोटल वॉल्यूम अगर 25 लीटर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहेंगे 100। ये एक नॉर्मल एग्जांपल था। तो क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया स्मॉल एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लें, ए, ठीक है। तो ए इंटू एल ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इंटू ई, टोटल चार्ज आ गया बेटा। टोटल चार्ज क्या हो गया, नाले नाले, ठीक है। अब कहानी चार्ज तो मिल गया हमें, अब क्या करना है बेटा, अब हमें करना है टाइम निकालना है कि ये जितने इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, जितना चार्ज था, उसको इस कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय चार्ज inside conductor to cross the conductor। कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना, कंडक्टर क्रॉस कब होगा, जब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो जाएगा, टोटल का सारा जब चला जाएगा। तो इसका मतलब उनको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, लास्ट वाले को कितना चलना पड़ेगा, पूरी एल लेंथ कवर करेगा वो। तो इसका मतलब भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस एल है, और कितनी स्पीड से ये लोग इधर आ रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ये पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं लोग, ये टाइम हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, लिख जा यार सही से। इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू के प्लेस पे नाले रख दो नाले डिवाइडेड बाई एल बाई वी डी, एल से एल मर जाएगा बेटा। आई का फॉर्मूला आ गया एन ई ए वी डी इक्वेशन स्टार। बोलो समझ में आया। इसका मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी ज़्यादा होगी। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हाई आप अप्लाई करेंगे उतना ही ड्रिफ्टिंग मिलेगी उसको, और उतनी ही करंट हाई होगी। ठीक है, अरे जाहिर सी बात है, ये तो आप भी समझ रहे हो, जितना हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा करंट होगी वहाँ पे। सिंपल सा बात है, इसमें इतना रॉकेट साइंस थोड़ी है। ठीक है,
नाउ यह इक्वेशन स्टार हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट है। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं बेटा करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसका सिंबल J होता है, J फॉर करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। current flowing per unit area is called current density. J is equal to per unit area of cross section लिख लो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। I by A, ठीक है। J is equal to I by A, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट तो स्केलर है बट ई वेक्टर है ससुरा। तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं J डॉट ए वेक्टर, और I हो गया J ए कॉस थीटा। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है। जैसे मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है या चार्ज आ रहा है। अगर मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसे एंगल चेंज कर दूं तो बताओ पहले जितना करंट था इस क्रॉस सेक्शन से उतना ही रहेगा? ऐसे था तब 100 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, हल्का से बेंड कर दिया, क्या 100 पास होंगे? अब नहीं, 50, करंट आधी होगी। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, करंट डिपेंड करती है। इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, यहां पे रखूं करंट डेंसिटी, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? J इज इक्वल टू आई के प्लेस पे ये रख दो, NeAVD अपॉन ए से मर गया, तो J का फॉर्मूला हमारे पास आ गया NeVD, इक्वेशन डबल स्टार। ये करंट डेंसिटी के टर्म्स। मुझे यूनिट बताने की जरूरत नहीं है ना करंट डेंसिटी की। करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इतने तो बेवकूफ नहीं हो तुम लोग। बता दूं, कोई जब ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर। करंट डेंसिटी आपको बता दिया, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट पढ़ दो, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। Derivation of Ohm's law using concept of drift velocity। हाँ भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपको ओम्स लॉ प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो ओम्स लॉ बता दो भाई, क्या होता है? ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज directly proportional to potential difference across end of conductor। अरे ये बतिया आपको पहले से पता है भैया। अरे जितना पोटेंशियल, जितना हाई वोल्टेज लगाऊंगा उतनी ही तो करंट होगी, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? वही है ओम्स लॉ।
At constant temperature, the current flowing in conductor is directly proportional to potential difference across the end of conductor. अब इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं. देखिए प्रूफ कैसन प्रूव करेंगे. हमें प्रूव करना है V प्रोपोर्शनल I, जो कि V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है. R रेजिस्टेंस होता है. इतनी चीज़ें तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखी हैं. चलिए देखिए प्रूफ देख लीजिए. इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले डेरिवेशन से. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में. ये लिख के ले लो, आ भी जाएगा. ये इसके अंदर क्षमता होती है. ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड कभी मिस नहीं करता जल्दी से, उनमें से है ये. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा. बात में ना कहना मुझे सर आपने बताया नहीं. ठीक है, अब क्या करना है आपको. एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू NEAVD होता है. और एक चीज हम लोग और जानते हैं कि VD का फॉर्मूला A टाउ होता है. VD का फॉर्मूला A टाउ होता है. पहला डेरिवेशन आज का रख दो. एक काम और करते हैं. एक्सेलरेशन के प्लेस पे आप जानते हो E/m लिख सकते हैं, टाउ. भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भाई एक्सेलरेशन E/m नहीं होता. रख दो यहाँ पे. तो I इज इक्वल टू पहले ये सब तो लिखो. NEAVD के प्लेस पे लिखना है E/m टाउ. तो I आ गया बेटा NE² A टाउ बाई m. और इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा, कंडक्टर है ये मान लो, इसकी लेंथ L है और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो E का फॉर्मूला हो जाए. भाई आपने पढ़ा ना, V इज इक्वल टू ED होता है. V इज इक्वल टू ED होता है, बोल दो, होता है ना. तो ED मतलब V इज इक्वल टू EL. भाई यहाँ लेंथ L है ना, तो बताओ यहाँ से E कितना आ गया, V/L. रख दो. I इज इक्वल टू NE² A टाउ बाई m V/L. ठीक है, V को अकेले इधर रखो, सबको उधर भेजो. ml/NE² A टाउ I. ठीक है बेटा, ये जितना कुछ है इसमें सब कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, नंबर ऑफ, ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा. E कांस्टेंट, A कांस्टेंट. सो इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बेटा आपने डेफिनेशन ये स्टेटमेंट में लिखा ना ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्यों इन लोगों ने कांस्टेंट टेम्परेचर बोला? क्योंकि बेटा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा प्रूफ ही नहीं होगा. और क्यों नहीं प्रूफ होगा? उन्होंने बोला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता है, मतलब और बाकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए V और I को छोड़ के. ठीक है, मतलब I को छोड़ के ये वाला टर्म कांस्टेंट होना चाहिए. अभी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ डिक्रीज हो जाता है, तो टाउ को कांस्टेंट करने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट किया है. ठीक है, और टेम्परेचर का इफेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी होता है. ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने पे बॉन्ड टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. तो इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन ये पूरा टर्म ml/NE² A टाउ सब कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, सब कांस्टेंट हो गया. तो बेटा V इज इक्वल टू, और इस कांस्टेंट को नाम दे दिया गया कैपिटल R I. V प्रोपोर्शनल I क्या आ गया. ठीक है, प्रूव्ड. यही तो प्रूव करना था, यही ओम्स लॉ है. अच्छा, हमारे पास रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आ गया बेटा. R इज इक्वल टू, यही तो पूरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ml/NE² A टाउ.
ठीक है। और यहीं से तो आता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, जो क्लास 10th में पढ़ रखा था आपने, ठीक है। ओके, और जब आप याद करो ये फॉर्मूला लिखते थे तो रो आता था, रो L/A। तो बताओ L/A को छोड़ दूं तो बचा जो कुछ भी है ये रो का काम करेगा, M/N। तो मतलब रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो का फॉर्मूला आ गया हमारे पास M/NE² टाउ। लो बेटा, ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। देखो कि चीज़ें कितना लिंक्ड हैं, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी का भी फॉर्मूला याद रखना, और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक। तो बेटा आज जो तीनों डेरिवेशन मैंने बताए हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए थोड़ा बैक करके फिर से देख लीजिएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, वैसे ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। बेटा ये सारी चीज़ें मेंशन जरूर कर देना कि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी चीज़ें पहले से कांस्टेंट थी, एन और टाउ कांस्टेंट हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट करने से, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। मेटल में अलग बिहेवियर होता है, मेटल मतलब कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर में अलग बिहेव करता है, और एलॉयज में अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा, ठीक है। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।